नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्कंदगुप्त जो नाटक है, जिसकी मैंने कल आपको कथा वस्तु सुनाई थी। उस कथा वस्तु को थोड़ा सा डिटेल्स में लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों को इसका विस्तृत विवेचन करना पड़ता है, विशेष तौर से स्नातकोत्तर। तो बच्चों, बात करते हैं हम प्रथम अंक की। प्रथम अंक में स्कंदगुप्त हैं, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का वो दिखाया है स्कंदावार, यानी उज्जैनी में जो गुप्त साम्राज्य है उसको संभालने वाले स्कंदगुप्त हैं। और स्कंदगुप्त अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। वो टहलते हुए कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचायक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिक लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। और जो कुछ भी हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। वो अपने आप को साम्राज्य के सैनिक मानते हैं। इतने में पर्णदत्त का प्रवेश होता है। वो बोलते हैं, युवराज की जय हो। पर्णदत्त और स्कंदगुप्त की वार्तालाप चलती है। तो पर्णदत्त जो वृद्ध हैं और काफ़ी पीढ़ियाँ उनकी उज्जैनी के इस जो आपका ये गुप्त साम्राज्य इसको संभालने में वो मदद करते हैं, तो वो थोड़े चिंतित दिखाई देते हैं। वो कहते हैं स्कंदगुप्त से कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। जो आपको राष्ट्र की नीति करना है, राज्य चलाना है, देश चलाना है, इससे कल्पना से और दार्शनिकता से काम नहीं चलता है, बल्कि आपको उसका जो बोझ है, देश का बोझ और दायित्व है, उसको अपने कंधों पर लेना होगा। और आपको जो है अपने आप को देखना होगा। आप अपने इससे उदासीन हैं। तो स्कंदगुप्त कहते हैं कि व्यंग मत करिए पर्णदत्त जी, इससे कुछ प्रमाण भी है, आप ऐसे ही कह रहे हैं। बोले, हाँ मेरे पास बहुत प्रमाण है। उन्होंने कहा, बताइए कौन से प्रमाण हैं। तो पर्णदत्त तो बताते हैं कि जो है यहाँ पर पुष्यमित्रों के युद्ध हो रहा है और यहाँ पर मलिच्छ वगैरह आ गए हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया है। तो स्कंदगुप्त कहते हैं कि क्या पुष्यमित्रों के युद्धों को देखकर सेनापति चकित हो रहे हैं। इस तरह से दोनों की वार्तालाप होती है। और प्रथम जो दृश्य है उसमें युवराज को वो समझाते हैं, इसी में उनका प्रवेश हो जाता है। पर्णदत्त कहते हैं कि चर का प्रवेश होता है। उससे पूछते हैं, क्या समाचार लाए हो। तो बताता है कि अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके आगे बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है और दशपुर से भी दूत आया है। यानी कि जो ये राज्य है, इस पर संकट के बादल गहराए हैं। स्कंदगुप्त चुपचाप सुनते रहते हैं। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं और सारा समाचार सुनते हैं। इसके बाद द्वितीय दृश्य होता है। द्वितीय दृश्य इसका जो प्रथम अंक है, उसका द्वितीय दृश्य में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु उसके सामने दो समस्याएं आती हैं, एक गृह संघर्ष की और दूसरी बाहरी आक्रमण की। एक तो घर में गृह संघर्ष चल रहा होता है, क्योंकि जो पर्णदत्त वो जो राजा हैं और उनकी जो पहली रानी है उनसे स्कंदगुप्त हैं, और जो दूसरी रानी है वो अपने बेटे को यहाँ पर जो है राजगद्दी पे बैठाने की सोचती है। तो यहाँ पे गृह युद्ध भी चलता है और बाहर का भी, बाहरी आक्रमण से भी देश की रक्षा करना होता है। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भट्टारक के षड्यंत्रों से उसे जब पता चलता है कि जो दूसरी रानी अनंत देवी है वो भट्टारक मिल करके राज्य को हड़पने के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र भी रचते हैं दूसरे वाले में। और इसी समय स्कंदगुप्त जो है वहाँ कुसुमपुर पहुँचते हैं। पहुँच करके पहले वो अपनी माता की रक्षा करते हैं। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वे अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके जो है क्या करते हैं, वो एकजुट करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं और उसे फिर से राज्य की प्राप्ति होती है। उसके सामने वे दुश्मन को बंदी बना लेते हैं। दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं।
ठीक है, तो दूसरा दृश्य हो गया। तीसरा जो दृश्य है उसमें देवकी के राज मंदिर के बाहरी भाग में बातचीत चल रही है। वो सब षड्यंत्र चल रहा है तृतीय दृश्य में। इसमें मातृगुप्त का जो है वो दिया प्रादुर्भाव है, जो एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन और जो कविता के मतलब एक साहित्यकार है। वो कहता है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु ये कैसी विडंबना है। लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त क्या मिला। कहने का तात्पर्य वो कहते कि क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए कवि जीवन सबसे अच्छा है। मृदगुल और मातृगुप्त की बातचीत होती है तीसरे अंक में, और इस प्रकार से प्रकृति वर्णन भी मातृगुप्त का दिया हुआ है। मातृगुप्त और कुमार दास आते हैं, साधु के वेश में प्रवेश करते हैं। मातृगुप्त उनसे पूछता है कि अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहे हों, भ्रमर बंसी बजा रहा था और सौरभ और पराग की चहल पहल थी, तो सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को फटती थी। संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य का, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था और आपने आके मेरा स्वप्न तोड़ दिया। तो कुमारदास की समझ में नहीं आया कि जी क्या बोल रहे हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि मातृगुप्त हैं, ये तो कवि रचना करते रहते हैं और कवि कल्पना में खोए रहते हैं। इस तरह से ये कथा आगे बढ़ती है। इसी में मातृगुप्त कुमारदास का वार्तालाप